हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। आपको पता है 3 घंटे का टाइम है, 70 मार्क्स का पेपर होता है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 1 वर्ड और 1 सेंटेंस आंसर हमने करने होते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के द्वारा, स्थलमंडल के द्वारा पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो घेरे हुए है। तो वो घेरे हुए है 60%। ठीक है ना। 1/3 भाग जो है वो इसके द्वारा, लिथोस्फीयर द्वारा जो है वो घेरे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। परिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो सभी को पता है, वो सूर्य। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सूर्य आएगा इसका आंसर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हु हैज प्रोपाउंडेड द नंबर पिरामिड ऑफ फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन के बारे में है, खाद्य श्रृंखला के बारे में किसने दिया था नंबर। तो वो दिया था चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, चार्ल्स एल्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सेड ज्योग्राफी इज ह्यूमन इकोलॉजी। हाँ जी, किसने की थी ये बात बोली थी ये एच 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 बैरोज ने। ठीक है, एच एच बैरोज ने बोली थी। और कब बोली थी? 1923 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एच एच दोबारा लिख रही हूं मैं, एच एच बैरोज ने 1923 में बोली थी ये बात कि भूगोल एक मानव परिस्थिति की विज्ञान है। रुको या जाओ, निश्चयवाद या नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, भूगोल में अलग अलग प्रकार की संकल्पनाएं हैं। तो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो ये जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की जो ये बात है, ये नियो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा से निकल के आई है। और ये बात, ये जो व्याख्यान है, ये दिया था किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, दो टाइप के डेजर्ट्स हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, हॉट और कोल्ड। ठीक है, तो अगर हॉट डेजर्ट की बात है तो सबको पता है सहारा इज द लार्जेस्ट। सहारा अफ्रीका में है। ठीक है, वो कॉन्टिनेंट भी पता होना चाहिए। और कोल्ड डेजर्ट की अगर बात की जाए तो वो है कौन सा? अंटार्कटिका। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। विच कंट्री रिवर बेसिन हैज रिकॉर्डेड मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन। हाँ जी, पृथ्वी, हमारे विश्व में कौन सी नदी बेसिन? नदी बेसिन होता क्या है? जो नदी के द्वारा एरिया जो कवर किया जाता है, जिस एरिया में नदी बहती है उसके आसपास का एडजॉइनिंग जो एरिया होता है उसको बोलते हैं रिवर बेसिन, नदी बेसिन। तो कौन सी नदी बेसिन में सबसे ज्यादा वृक्षों का कटाव हुआ है? तो वो हुआ है अमेजन। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन पानी के वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। और कहाँ पे है ये? कहाँ, कौन से क्षेत्र में ये बहती है? मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन हुआ है ब्राजील, और वो कहाँ है? साउथ अमेरिका। ठीक है, सबसे लंबी नदी नाइल है, वो अफ्रीका में है। और पानी के आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी जो है वो है अमेजन। ठीक है, अमेजन के जंगलों में सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन। हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब बाय ओशन। हाँ जी, तो कितना प्रतिशत है? 30%। ठीक है, द ओशन होल्ड्स 60% मोर कार्बन देन एटमोस्फेयर। ठीक है, 60% ज्यादा जो है वो कार्बन को होल्ड कौन करता है? हमारे ओशंस। ठीक है, एटमोस्फेयर से। एंड एब्जॉर्ब्स 30% ऑफ एमिशंस फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो कितने हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? टोटल 4 हैं। और वो 4 के 4 भारत में और भारत के एडजॉइनिंग एरियाज में ही है। सबसे पहला है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आप सबको पता होगा कहाँ पर है। ये देखिए इंडिया का नक्शा, और ये ईस्टर्न घाट्स आ गया, और ये आ गया वेस्टर्न घाट्स, ये वाला क्षेत्र। दूसरे आगे हॉटस्पॉट्स हमारे द हिमालयाज, ये ऊपर। ठीक है, द हिमालयाज। और तीसरे आगे हमारे इंडो इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो भारत के साथ है, इंडो बर्मा रीजन। और चौथा आ गया सुंडा लैंड। ठीक है, तो 4 के 4। हॉटस्पॉट होता क्या है, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, आपको बता दूं। हॉटस्पॉट्स वो क्षेत्र होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है जीवों की।
अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की जननी कौन थी? हाँ जी, किस लेडी के ऊपर ये आंदोलन बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था और चला था, और जिनको अवार्ड भी मिला था, उनका नाम था गौरा देवी। और 1974 में ये इस आंदोलन के साथ जुड़ी थी और इस आंदोलन में उन्होंने बहुत ज्यादा भूमिका, अपनी अग्रणीय भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये थे वन वर्ड आंसर। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन? पहला, एक्सप्लेन द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बायोटिक जिनमें क्या है? जैव, जिनमें जीवन है। ठीक है ना, तो कौन कौन से आएंगे इसमें? जीव जंतु आएंगे, है ना, हमारे पेड़ पौधे, है ना, पौधे हमारे पेड़, ठीक है, मनुष्य सहित सभी जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है, जीव जंतु, ठीक है, ये इसके प्रमुख संगठक हैं। पेड़ पौधों या पादप संगठनों का विशेष महत्व है, क्योंकि पेड़ पौधे ही जैविक संपदा का मुख्य आधार होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जिनमें जीवन है, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। सीधी बात है, आप सिंपल लिख सकते हैं कि ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लोग जीवित चीजें जो पाई जाती है, लिविंग थिंग्स इन इकोसिस्टम, कहाँ पे? हमारे परिस्थिति में इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज, वो सारे के सारे क्या आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोसिस्टम? हाँ जी, इको परिस्थिति तंत्र क्या है? परिस्थिति तंत्र पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का एक जैव समुदाय है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का एक जैव समुदाय है, जिसे भौतिक वातावरण या आश्रय के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब साधारण शब्दों में परिस्थितिकी तंत्र, इको का अभिप्राय है, इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, ठीक है, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, ठीक है, एनवायरमेंट का तंत्र, ठीक है। तो इकोसिस्टम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? वो दी थी एजी टेंसले ने, ठीक है, TANS। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बड़ी बार पूछा गया है, और कब दी थी? 1935 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो परिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या हुआ? वातावरण में मौजूद जैव और अजैव कारकों की समग्रता के परिणाम स्वरूप जो निर्मित तंत्र है, इसको हम बोलेंगे परिस्थितिकी तंत्र। जैव और अजैव दोनों का मिक्सचर, और ऐसी जगह जहां पर सब लोग आराम से रह सकें, समग्रता, उनमें आपस में उनका ताना बाना, वो सब क्या कहलाता है? इकोसिस्टम या परिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नियो डिटर्मिनिज्म, है ना, नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद, मैंने अभी भी आपको बताया कि भूगोल में मुख्य रूप से 3 अवधारणाएं हैं, और उनमें से एक जो सबसे बाद में आई है अवधारणा, वो है नव निश्चय की अवधारणा, ठीक है। तो नव निश्चयवाद की अवधारणा जो है, वो मैंने अभी भी आपको बताया, वो किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। और नव निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय जो ग्रिफिथ टेलर को जाता है, और उन्होंने कहा था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था उन्होंने बताया था कि वातावरण का जो वातावरण का प्रभाव मानव पर पड़ता है, परंतु इसके साथ साथ उसमें मानवीय कार्यकुशलता, मानसिक योग्यता, वैज्ञानिक विकास तथा तकनीकी के स्तर के द्वारा मानव अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ सीमा तक प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग भी कर सकता है। मतलब साधारण शब्दों में नियो डिटर्मिनिज्म के लोग ये कहते थे कि हमें संभववाद वातावरण का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन वातावरण और मनुष्य को दोनों को साथ साथ में मिलकर के चलना है, और ये विचारधारा कहलाई नव निश्चयवाद, ठीक है। इसका विकास अमेरिका में भी हुआ, जहां पे, और ब्रिटिश भूगोलवेता हार्बर्ट सेन वगैरह ने भी इसके साथ एग्रीड थे, इस विचारधारा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द टर्म एनवायरमेंट कंजर्वेशन। वातावरण संरक्षण किसे कहते हैं? तो वातावरण की गुणवत्ता में, समझ लीजिए, वातावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्ता जो है सुधार करना, उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना, ठीक है। वातावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी रक्षा करना और उसे बनाए रखना क्या कहलाता है? वातावरण संरक्षण कहलाता है। चलते हैं लॉन्ग आंसर्स की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी में,
हाँ जी, लॉन्ग आंसर्स में पूछा गया है डिफाइन सबसे पहले एनवायरमेंट ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल को परिभाषित कीजिए और पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए। तो पर्यावरण भूगोल किसे कहते हैं? पर्यावरण भूगोल की जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था, आप लिख सकते हैं के हेबिट ने, के हेबिट और एफ के हारे ने दिया था। के हेबिट और एफ के हारे ने सबसे पहले एनवायरमेंट ज्योग्राफी वर्ड का प्रयोग किया था। और पर्यावरण भूगोल क्या है? पर्यावरण भूगोल भूगोल की वे शाखा है जिसमें क्या करते हैं, परिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न संघटकों की प्रकृति, ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न संघटकों की प्रकृति, कार्यों तथा पारस्परिक निर्भरता, उनके आपस में क्या है, निर्भरता आदि का अध्ययन करते हैं। वो सब क्या कहलाता है? पर्यावरण भूगोल कहलाता है। मतलब पर्यावरण भूगोल में हम जैव अजैव परिस्थितिकी तंत्र, उनके कार्य, उनकी प्रकृति, इन सब चीजों का हम जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पर्यावरण भूगोल कहलाता है। अब आएगा इसका स्कोप। स्कोप क्या है? इसका विषय क्षेत्र है। विषय क्षेत्र इसका बहुत विशाल है, ठीक है। पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत विशाल है। इसमें हम बहुत सारी ब्रांचेस की जियो इकोसिस्टम, जियो इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, एनवायरमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। पोल्यूशन की स्टडी करते हैं, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की स्टडी करते हैं। हैजर्ड्स, जो भी हमारे यहाँ पर क्या है, आपदाएं आ रही है, हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स की स्टडी करते हैं। मनुष्य, मैन एंड एनवायरमेंट प्रोसेस की स्टडी करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम, जो हमने अभी भी डिस्कस किया, इकोसिस्टम फंक्शन किस प्रकार से करते हैं, उन सब की स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा विशाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है और इकोलॉजी क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, क्या अंतर है इन दोनों में? तो इकोसिस्टम, सबसे पहले इकोलॉजी किसे बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे परिस्थिति, किससे बोलते हैं? पर्यावरण तथा जीवों के बीच पारस्परिक आपसी क्रियाओं के अंतर संबंधों के अध्ययन को हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। पर्यावरण तथा जीवों के आपसी पारस्परिक क्रियाओं के अंतर संबंधों के अध्ययन को परिस्थिति बोलते हैं। तथा परिस्थिति वे विज्ञान है जिसमें समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और परिस्थिति तंत्र क्या है? परिस्थिति तंत्र किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं की जटिल व्यवस्था, पारस्परिक क्रियाओं की जो जटिल व्यवस्था है उसे हम बोलेंगे परिस्थिति तंत्र, ठीक है। अध्ययन को बोलेंगे इकोलॉजी और जो उनकी जटिल व्यवस्था है उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन सी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, ठीक है। और डिस्कस द कॉन्सेप्ट, पॉसिबिलिज्म जो थी, संभववाद की विचारधारा थी, उसके जो जनक थे वो थे विडाल डी ला ब्लाशे, विडाल डी ला ब्लाशे थे। और पॉसिबिलिज्म, संभववाद की विचारधारा क्या बोलती है? संभववाद की विचारधारा ये बोलती है कि मनुष्य जो है वो सर्वोपरि है, मनुष्य जो प्रकृति है वो मनुष्य की दास है, और मनुष्य जो है वो पृथ्वी के ऊपर सबसे शक्तिशाली है, और मनुष्य चाहे तो वो प्रकृति को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है वो क्या कहलाती है? संभववाद कहलाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय बायोम्स? हाँ जी, बायोम्स किसे कहते हैं? बायोम्स बोलते हैं पृथ्वी के, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, पृथ्वी के विस्तृत भूभाग पर फैले हुए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के समूह, पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और जो जीव जंतुओं के समूह, ठीक है, के समूह अपनी कुछ विशेष पहचान होने के कारण कुछ उप परिस्थितिकी तंत्रों में विभाजित हैं। समस्त पेड़ पौधे तथा उनसे संबंधित जीव जंतु जो पृथ्वी पर अपनी, याद रखिएगा, समस्त पेड़ पौधे तथा जीव जंतु समस्त पृथ्वी के ऊपर अपनी अलग पहचान, हाँ जी, ये याद रखिएगा वर्ड, पहचान बनाए हुए हैं। ऐसे प्राथमिक भूभागों को हम क्या बोलते हैं? बायोम्स बोलते हैं,
ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर कहीं पर माउंटेन जो है वो अलग पहचान बनाए हुए हैं, प्लेन अलग पहचान बनाए हुए हैं, डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है वो अलग पहचान है, वहां पर रेत होगी, गर्मी होगी, अलग प्रकार की वनस्पति। तो वो जो क्षेत्र हैं जो अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, बायोम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बस मैं आपको मेन बता रही हूँ कि मेजर बायोम्स पृथ्वी के ऊपर दो पाए जाते हैं। एक तो होते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोम्स, ठीक है। और दूसरे आगे एक्वेटिक बायोम्स, ठीक है, एक्वेटिक बायोम्स जो जल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे टेरेस्ट्रियल बायोम के उदाहरण क्या हो गए, जैसे मैंने बताया आपको, फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, माउंटेन बायोम, ग्रासलैंड बायोम, ठीक है। और एक्वेटिक में आगे फ्रेश वाटर बायोम जो जो शुद्ध जल में पाए जाते हैं, और दूसरे आगे मेरीन, ठीक है। तो वहां की भी अपनी अलग जिंदगी है जो हमें डिस्कस करने की, मेरीन में कौन से हैं और जो फ्रेश जल में कौन से, ठीक है। तो इस प्रकार से बायो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट्स, हाँ जी, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं को आपने डिस्कस करना है, इसमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाँ जी, जैव विविधता को किस प्रकार से हमें बचाया जा सकता है, तो उसके ऊपर लेख लिखना है। बायोडाइवर्सिटी मैंने अभी भी डिस्कस भी किया आपसे, हॉटस्पॉट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ जी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाई हुई, आप देख सकते हैं। 1986 जो था, ये जो सबसे पहले जो लाया गया था ये एक्ट था, ये लाया गया था कमेंस्ड, इसकी वीडियो देखना बहुत अच्छी है। कमेंस्ड इन, सबसे पहले कब लाया गया था, 9 जनवरी 1986 को ये प्रोडक्ट लाया गया था। और ये पास कब हुआ था, ये पास हुआ था मार्च मार्च 1986 को ये पास हुआ। और लागू कब हुआ ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, लागू हुआ ये 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ, ठीक है। तो ये लाया क्यों गया था, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों लाया गया था। सबसे आपको पता होगा, सबसे पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कौन सी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। तो इस प्रकार की जब त्रासदी भारत में हुई, तो उसको, उन त्रासदियों से निपटने के लिए इस प्रकार का एक्ट जो था वो लाया गया था, ताकि इन त्रासदियों को होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वीडियो बनी है, बहुत अच्छी मैंने बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। चिपको मूवमेंट सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था स्टार्ट उत्तराखंड में। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तब उत्तराखंड वाला क्षेत्र जो था वो बिहार के अंदर था, ठीक है। उत्तराखंड में राज्य में वृक्षों की कटाई को रोकने के विरोध में ये आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था। 1960 और 1970 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया था, वहां पर कटाई स्टार्ट की थी। और 1964 में चंडी प्रसाद जी जो थे ने दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की थी। हमें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरी वीडियो में भी दिया गया है। दशोली ग्राम स्वराज संघ, दशोली स्वराज संघ की उन्होंने स्थापना की। और उनकी स्थापना उन्होंने इसीलिए की थी ताकि क्या किया जा सके, ताकि इस आंदोलन को चलाया जा सके और वृक्षों का कटाव रोका जा सके। चंडी प्रसाद ने 1972 में महिला मंडल दल की स्थापना की, 1972 में महिला मंडल दल की स्थापना की, और जिसकी अध्यक्षा उन्होंने किसको बनाया था, अभी भी मैंने आपको बताया भी है, गौरा देवी को बनाया था, जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया महिलाओं को लेकर के, और इसमें सफलता प्राप्त की, ठीक है। तो ये जिक्को मूवमेंट, और इजी है ये भी काफी। तो आई होप आपको इस पेपर से काफी मदद मिलेगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।